कोडिंग कॉलेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के सिलसिले में हम बिल्कुल सिफर से आगाज़ कर रहे हैं और हमारे मुखातिब वो लोग हैं जिन्होंने स्मार्टफोन या लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल तो किया है लेकिन उन्हें आईटी सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग की फ़ील्ड के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। गुज़श्ता नशिस्त में हमने सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ़ फील्ड्स के बारे में बात की थी और आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गुज़श्ता नशिस्त में हमने ये देखा था कि प्रोग्रामिंग कौन सीख सकता है और ये किन के लिए ज़्यादा मुफीद हो सकती हैं। इसके अलावा हमने वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन के दरमियान बारीक से फ़र्क की बात की थी कि वेबसाइट ये अमूमन सिर्फ पेजेस होते हैं जबकि वेब एप्लीकेशन डेटा लेती और देती भी है, जिसकी मिसाल OLX या जीमेल वगैरह हो सकती हैं। यूट्यूब भी वेब एप्लीकेशन है। इसके अलावा हमने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एंड्रॉयड और आईफोन के मुतालिक भी मुख्तसरन बात की थी। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हमारा आज का मौजू होगा बैकएंड डेवलपमेंट और सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन और क्लाउड। बात करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट पे। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर फेसबुक के ऊपर आप अपने दोस्तों की पोस्ट्स देखते हैं या इंस्टाग्राम पर आप तस्वीरें देखते हैं या यूट्यूब पर आप वीडियोस देखते हैं या OLX के ऊपर आप मुख्तलिफ इश्तिहार देखते हैं, तो ये तमाम डेटा आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके लैपटॉप में नहीं होता बल्कि ये इंटरनेट के ज़रिए एक सर्वर से लेकर आया जाता है। अब ज़ाहिर है ये सर्वर बिल्कुल खाली तो नहीं होगा, अगर इसके ऊपर कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी होगी जो ये डेटा असेंबल करके देगी। ये चीज़ भी सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम होता है कि हम ये सॉफ्टवेयर बनाएं और इस सॉफ्टवेयर के बनाने और डेवलपमेंट करने के काम को बैकएंड डेवलपमेंट कहा जाता है। तो हम अब बात ये करेंगे कि अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट करना चाहें तो उसके लिए आपको क्या सीखना होगा। इसके लिए सिर्फ आपको दो चीज़ें कम से कम चाहिए होंगी। एक तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगी और जिसमें ये बिजनेस लॉजिक होगी, जो डेटा मुख्तलिफ़ जगहों से असेंबल करेगी और डिफरेंट चीज़ों की पड़ताल करेगी, वैलिडेशन करेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप ऐड पोस्ट कर रहे हैं OLX पर तो वो देखेगी कि प्राइस ज़ीरो तो नहीं है या प्राइस करोड़ों में तो नहीं है या ऐड पोस्ट करने की इस कैटेगरी में इजाज़त है या नहीं। इस तरह से ये जो लॉजिक है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएगी और ज़ाहिर है ये डेटा फिर कहीं स्टोर भी होना है, तो एक स्टोरेज सिस्टम भी चाहिए होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पाइथन एक बड़ी मकबूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स जैसी बड़ी वेबसाइट्स पाइथन में बनी हुई हैं। जावा भी एंटरप्राइज में बहुत इस्तेमाल होती है, बैंकिंग सेक्टर में। रूबी भी एक कॉम्प्लेक्स लेकिन खूबसूरत लैंग्वेज है। ट्विटर का इब्तदाई वर्जन जो था वो रूबी में था। गोलैंग गूगल की तरफ से एक बहुत ही सादा, एफिशिएंट और इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका इस्तेमाल भी पिछले सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जावास्क्रिप्ट के बारे में हमने बात की थी कि जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में इस्तेमाल होती है लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में इसका इस्तेमाल सर्वर की साइट पर भी बढ़ गया है। और ज़ाहिर है टाइपस्क्रिप्ट के बारे में हमने गुज़श्ता नशिस्त में बात की थी कि टाइपस्क्रिप्ट ट्रांसलेट होकर जावास्क्रिप्ट में तब्दील हो जाता है। PHP भी एक पुरानी लैंग्वेज है जो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इस्तेमाल होती है, लेकिन गुज़श्ता सालों में इसका मार्केट शेयर कुछ कम होता जा रहा है और नए प्रोजेक्ट अमूमन PHP में स्टार्ट होते नहीं देखे गए। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हो गई, तो स्टोरेज सिस्टम का क्या होगा कि आप डेटा स्टोर कहाँ करेंगे। इसमें बुनियादी तौर पर 3 बड़े स्टोरेज सिस्टम मैं जिक्र करना चाहूँगा। SQLite, MySQL और पोस्टग्रेस इनमें बहुत पावरफुल है और MySQL भी बहुत पावरफुल है और SQLite जो है ये तो दुनिया का मोस्ट वाइडली डिप्लॉयड है। ये आपकी घड़ी, आपके फ़ोन, मोबाइल फ़ोन में हर दुनिया के हर मोबाइल फ़ोन में SQLite डेटाबेस लाजमी होती है। आपके कॉन्टैक्ट्स मिसाल के तौर पे अगर आपने फ़ोन पे देखे हो तो ये अमूमन SQLite में स्टोर होते हैं। तो इन डेटाबेस के अंदर अमूमन डेटा टेबल्स में स्टोर होता है। जैसे आपने टेबल किसी किताब में देखे होंगे, कॉलम होता है और फिर उनमें रोज़ में डेटा होता है। इन तमाम सिस्टम्स के साथ बात करने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जिसे कहते हैं SQL, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज बुनियादी तौर पे डेटाबेस में डालने के इस काम भी आती है, लेकिन ये
बेस से डेटा एक्सट्रैक्ट और निकालने और क्वेरी करने में भी काम आती है। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं, अगर हम OLX की मिसाल लें तो उसमें एक यूज़र्स का टेबल होगा, एक एड्स का टेबल होगा, तो आप इस तरह की उसको क्वेरी दे सकते हैं कि मुझे वो यूज़र ला के दो जिनकी उम्र 30 साल से 40 साल के दरमियान है और वो कराची में रहते हैं, या मुझे वो एड्स ला के दो जो वॉशिंग मशीन टीवी की कैटेगरी में है लेकिन वो 15 दिन से ज़्यादा पुराने नहीं हो। इस तरह की चीज़ें डेटाबेस में SQL के थ्रू हैंडल हो जाती हैं। SQL में में डायलेक्ट्स का बहुत बारीक फ़र्क है, लेकिन ऐसा कोई मेजर फ़र्क नहीं है कि अगर आप SQL को एक बार सीख लें। ये भी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिस तरह जावास्क्रिप्ट है, लेकिन उतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है। बारीक 19-20 सिंटैक्स का और 2-4 चीज़ों का फ़र्क मुख्तलिफ डेटाबेस सिस्टम्स में बहरहाल आ जाता है। ये जब हम इसको अपने अलग कोर्स में देखेंगे तो उस वक्त बात करेंगे। इसके अलावा सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। मज़ीद स्टोरेज सिस्टम्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डेटाबेस ही हो। सादा तरीन सिस्टम में सिर्फ डेटाबेस होती है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको मिसाल के तौर पर रेडिस एक सिस्टम है जो कैशिंग के लिए बहुत इस्तेमाल होता है कि अगर कोई ऐसा डेटा है जिसको कंप्यूट करने में टाइम लगता है तो वो एक बार कंप्यूट करके इसमें रेडिस में डाल देते हैं, ये उसको मेमोरी में रखता है और फ़ौरन आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह इलास्टिक सर्च डेटाबेसेस क्वेरीज तो कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा एडवांस्ड सर्च के लिए ये सूटेबल नहीं होती। जैसे OLX के ऊपर अगर आप सर्च करना चाहें कि सैमसंग का कोई टीवी या कोई होवर का कोई वैक्यूम क्लीनर अवेलेबल है, या इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड सर्च क्वेरीज होती हैं, उनके लिए एक अलग सोल्यूशन इलास्टिक सर्च कहलाता है, वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह बाज़ औक़ात आपको ये भी ज़रूरत किसी सिस्टम में पड़ती है कि बहुत सारा काम है जो बारी बारी मुख्तलिफ मशीनों को करना है तरतीब में, तो उसके लिए क्यूइंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। RabbitMQ, काफका वगैरह क्यूइंग की मिसाल है। इसी तरह दीगर NoSQL की वैल्यू स्टोर्स और डॉक्यूमेंट स्टोर्स और भी हैं, MongoDB है, Cassandra है। इनका हम जिक्र अब इनके अपने अपने ट्रैक में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। मगर आपको के इल्म में होना चाहिए कि सिर्फ डेटाबेसेस SQL ही नहीं और भी होती हैं। तो खुलासा ये है कि बैकएंड डेवलपमेंट में आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगी और SQL यानी एक डेटाबेस सिस्टम कम से कम चाहिए होगा, और दीगर स्टोरेज सिस्टम हिस्ब ज़रूरत, लेकिन शुरू में ज़रूरी नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि हर सिस्टम में SQL के अलावा मज़ीद चीज़ें भी डालने की ज़रूरत हो। यहाँ तक तो सॉफ्टवेयर की बात आ गई कि ये सॉफ्टवेयर आपने बनाया जो बैकएंड में सर्वर पर चलेगा, किसी सर्वर पे, लेकिन ज़ाहिर है उस सर्वर को भी तो देखना पड़ेगा, उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगी। तो अब हम अगला मौजू सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन और क्लाउड के मुतालिक बात करते हैं। इसके लिए आपको बुनियादी तौर पर लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी समझ होनी चाहिए कि उसमें फ़ाइल सिस्टम, उसमें यूज़र्स और दूसरी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। दूसरा इशू ये है कि जब एक OLX जैसी वेबसाइट है तो वो एक सर्वर के ऊपर जो है वो चल ही नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा आबादी है और सब लोग उसको एक ही टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं, तो वो एक मशीन के बस की बात नहीं है। 400-500 तो खैर बहुत छोटा नंबर है, ये यूजुअली हज़ारों में आपको मशीन्स चाहिए होती हैं और उन पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अब चूँकि वो इंस्टॉलेशन एक दफ़ा तो होनी नहीं है, आपको कई हज़ार मरतबा करनी है, तो आप बार बार तो इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो फिर आपको ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ती है कि हमने वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था और उस सॉफ्टवेयर से मुतल्लिक़ और भी सॉफ्टवेयर हमें चाहिए जो उसकी डिपेंडेंसी हैं, तो वो सब इंस्टॉल करने के लिए ऑटोमेशन के मुख्तलिफ सोल्यूशन हैं, जिसमें Ansible है, Puppet है, पाइथन भी इस्तेमाल होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेशन के लिए। बैश एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो लिनक्स के अंदर बिल्ट इन है, वो इस्तेमाल होती है। तो ये एक टूलिंग का एक सिलसिला बनता है। लेकिन दूसरा फिर एक और मसला भी आ जाता है कि अगर सर्वर काफ़ी पावरफुल है और आपके पास एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल OLX की मिसाल लें, तो एक रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन अलग है, सर्च की एप्लीकेशन अलग है, ऐड पोस्ट करने की एप्लीकेशन अलग है। तो आप ये नहीं चाहेंगे कि अगर वो एक ही सर्वर पे चल रही हैं तो एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने की इजाज़त हो। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने लैपटॉप की बात करें तो जब आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और फोटोशॉप दोनों आपकी पूरी हार्ड डिस्क देख रहे होते हैं, वो CD कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन आप एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में सर्वर के ऊपर ये नहीं चाहेंगे। तो आप कंटेन करना चाहेंगे कि ये एप्लीकेशन बस इस फोल्डर तक रहे, ये एप्लीकेशन इस फोल्डर तक रहे। तो उसके लिए फिर कंटेनमेंट के लिए डॉकर जैसे टूल आ जाते हैं
اور پھر اس سے آگے نیکسٹ اگلا لیول یہ ہے کہ جب اس طرح کے کنٹینڈ اپلیکیشنز چل رہی ہوں ہزاروں سرورز پر، تو ان کو یہ مینیج کرنا، ان پہ نظر رکھنا کہ کوئی اپلیکیشن اگر کریش ہو جائے تو اس کو دوبارہ ریسٹارٹ کر دینا، یا اس کا کوئی نیا ورژن آ جائے یا اور کسی قسم کا اس کو ریسٹارٹ کرنا پڑ جائے، تو اس کے لیے ایک الگ ٹول استعمال ہوتا ہے، ایک الگ ٹولنگ ہوتی ہے جس کے کلسٹر آرکسٹریشن کہتے ہیں. اس میں کیوبرنیٹس اس وقت مارکیٹ لیڈر ہے. اس کا بھی ایک الگ کورس کیوبرنیٹس اور ڈاکر اور کنٹینر کا ہم ایک الگ ٹریک رکھیں گے. اس کے بعد سرور کے متعلق بھی پھر یہ آگے نیکسٹ لیول یہ آ جاتا ہے کہ یہاں تو ہم بات کر رہے تھے کہ سرور آپ نے ایک الماری میں 1000 سرور لے کے لگا دیے. اب ظاہر آپ خریدیں گے، تاریں لگائیں گے، انٹرنیٹ لگائیں گے، تو اس کا پھر یہ نیکسٹ لیول یہ بھی ہے کہ آپ بجائے خود سرور لگانے کے آپ کسی کمپنی سے کرائے پہ لے لیں. آپ ان کو آورلی پے کر دیں، 3 گھنٹے استعمال کیا تو 3 گھنٹے کے پیسے دے دیں. تو یہ کلاؤڈ کا کانسیپٹ بنیادی طور پر یہ ہے. اس میں AWS ہے، ایجور ہے، GCP ہے، اور بھی ریجنل کلاؤڈز بھی کافی سارے ہیں. تو ان میں سے کچھ چیزیں بہرحال ہم اپنے متعلقہ اس پہ کور کریں گے. اس کے علاوہ کچھ اور ٹاپکس آتے ہیں جو بگنرز کے لیے ڈائریکٹلی نہیں، لیکن وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیمز کے لیے جب ہم پروفیشن کی بات کریں گے تو اس میں کسی ٹریک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے. ڈیو آپس کا ایک ڈسپلن آ جاتا ہے، CI/CD پائپ لائنس، کنٹینیوس انٹیگریشن، کنٹینیوس ڈپلائمنٹ پائپ لائنس، جس میں کہ سافٹ ویئر لکھنے والے لوگ سافٹ ویئر کے نئے ورژن جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ان ہزاروں سرور پر ڈپلوائے کر سکیں. یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو اس پہ بھی ہم کسی مناسب وقت پر کسی الگ ٹریک میں بات کریں گے. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ بیک اینڈ کے لیے آپ کو ایک پروگرامنگ لینگویج چاہیے اور کم از کم ایک سٹوریج سسٹم چاہیے. اس کے بعد دوسری بات ہم نے یہ کی کہ اس سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے لینکس کے اوپر ظاہر ہے آپ کو پھر ٹولنگ چاہیے کہ اگر آپ سینکڑوں سرور ہیں تو ان پہ آٹومیٹک وہ انسٹال ہو سکے، اور پھر اگر آپ ایک سے زیادہ اپلیکیشن چلا رہے ہیں تو اس کو کنٹین کر سکیں تاکہ ایک اپلیکیشن دوسرے اپلیکیشن کے ساتھ کوئی انٹرفیئر نہ کرے. اور اگر کوئی اپلیکیشن کریش ہو جاتی ہے یا ریسٹارٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ کو کلسٹر آرکسٹریشن چاہیے. اور پھر ہم نے کلاؤڈ کی بات کی کہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے سرور خود لگائیں بلکہ آپ کرائے پر بھی لے سکتے ہیں. تو یہ آج ہم نے 2 فیلڈز کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا. آپ کے وقت اور توجہ کے لیے بہت شکریہ. اسی سلسلے کو ہم اگلی نشست میں آگے بڑھائیں گے اور سافٹ ویئر سے متعلق مزید فیلڈز کے بارے میں مختصر بات کریں گے. بہت شکریہ.